Guys, this is Kamlesh Verma and welcome to Modern India series of Aurora IAS. ओके, तो हमने पिछले 4 से 5 लेक्चरों में क्या डिस्कस किया वो सबसे पहले देखेंगे। अब पेन को क्या हो गया? ओके, 4 से 5 लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया वो सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, शुरू के सबसे पहले लेक्चर में हमने ये जाना था कि एक्चुअली में जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में क्यों आए थे। यूरोपियंस थे वो इंडिया में उनकी बिगनिंग क्यों हुई थी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हमने ये जानी कि किस तरीके से पोर्चुगीज़, ठीक है, फिर आप कह सकते हो डच, इंग्लिश, इन लोग का अराइवल कैसे इंडिया में हुआ और कैसे इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। फिर इसके बाद हमने देखा कर्नाटिक वॉर के बारे में। कर्नाटिक वॉर में क्या डिस्कस किया हमने? कर्नाटिक वॉर में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से इंग्लिश ने फ्रेंच को अपने रास्ते से हटा दिया और एकमात्र यूरोपियन पावर बन गई जो कि इंडिया में रूल करने वाली थी। लेकिन सिंपल सी बात थी, उसका रूल इतनी जल्दी चालू नहीं हो सकता था जब तक हमारे सामने कुछ रीजनल स्टेट्स थे। एक्चुअली में होना तो यहाँ पर मुगल एम्पायर था, लेकिन मुगल एम्पायर नहीं हो पाया। वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया कि मुगल एम्पायर क्यों नहीं रुक पाया। फिर मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया जब मुगल एम्पायर हट गया, मतलब देर वॉज अ पावर गैप, तो उस पावर को किसने एक्वायर किया? रीजनल स्टेट्स ने, इंडिपेंडेंट स्टेट ने, न्यू स्टेट ने। तो हमने 5वां और 6वां लेक्चर, जो कि एक्चुअली लिंकिंग लेक्चर है, नॉट 5वां और 6वां, 4th और 5th लेक्चर, जो कि एक्चुअली लिंकिंग लेक्चर था, ये लिंकिंग लेक्चर था, उसको समझने की कोशिश की। अगर चौथा 5वां नहीं देखा, 6वां मत देखना, कोई मतलब नहीं होगा। और फाइनली अब हम आ रहे हैं 6वें लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से, मतलब ये जो रूलर थे जिन्होंने मुगल्स को हटाया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया, किस तरीके से इन्होंने, इंग्लिश ने इन सबको हराया। ठीक है, बस यही है कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना, यही है कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। एक चीज़ और, जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मराठास थे, मराठास ने मुग़ल को रिप्लेस नहीं किया और सिंपल सा उन्होंने क्या किया, मुगल्स को ही अपना गुलाम टाइप बना लिया, मतलब एक तरीके से पपेट बना लिया। अब कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर मराठास ने मुगल्स को पपेट क्यों बनाया? देखो, मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 3 में एक्सप्लेन कर चुका था। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 में मैंने दोनों लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि क्यों बाकी पावर्स ने मुगल्स को नहीं हटाया। वो अपने आप को मुगल्स के गवर्नर समझते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लू ब्लड और ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो उनके लिए आप लेक्चर नंबर 3 और 4 को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता, आप कमेंट करिए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। आई डोंट हैव एन इशू, बट थोड़ी सी मेहनत वहाँ भी करिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। ठीक है, अब इससे पहले कि हम मूव करें हमारे पीजीपी ग्रुप के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दिस टाइम 35+ स्टूडेंट आर राइटिंग मेंस फ्रॉम आवर साइड। ये एक्चुअली 40 थे, बट रिजल्ट आने के बाद 5 से 7 स्टूडेंट की कमी आ गई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सी सैट, तो ओनली 35+ स्टूडेंट आर राइटिंग मेंस फ्रॉम आवर साइड, जिसके प्रूफ जो है वो आपको हमारे अरोड़ा आईएएस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। हमारी ये कुछ माइंड मैप की बुक हैं जो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगी। जब आप प्रीलिम्स या मेंस में कुछ दिन बचेंगे उस टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगी। और ये हमारी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स है, 30 टेस्ट है, 4999 रुपीज़ में, काफ़ी सस्ता रखने की हमने कोशिश की है। बट दीज आर क्वालिटी सीरीज़, ठीक है, ट्रस्ट में, दीज आर क्वालिटी सीरीज़। सो नाउ लेट्स बिगिन। इससे पहले कि हम इसकी शुरुआत करें, दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जितने भी वॉर्स हैं या जिस टाइप का भी कॉन्केस्ट होगा, मेनली वॉर्स, तो उसमें याद रखना, क्रोनोलॉजी पे ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी पे ध्यान रखना और ट्रीटीज़ पे ध्यान रखना। मैंने स्टोरीज डाली है, डोंट वरी, स्टोरीज मैंने डाली है कि किस तरीके से टीपू यहाँ गया, इसको मारा, इसको पीटा, ये सब डाला है मैंने, जो इंटरेस्टिंग आपको लगता है। आई नो इट, मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये सब पढ़ना। जब आपने पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको भी कुछ मज़ा आना चाहिए, सेम जिस तरह मुझे मज़ा आया जब मैंने पहली बार पढ़ा था। तो मेरा फोकस भी ना मेनली स्टोरी में रहता था कि भाई टीपू ने ये कर दिया, इसके बाद अंग्रेजों ने ये किया, इसने यहाँ पर अटैक किया, उसने वहाँ पर अटैक किया। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये सब तो यूपीएससी पूछता ही नहीं है, यूपीएससी का इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी में फोकस करना है। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, मैसूर वॉर हुआ कि मराठा हुआ कि बंगाल वाला हुआ, यह सब आपको बताना पड़ेगा। या ट्रीटीज़ कौन कौन सी साइन हुई। देखो, जब कोई भी वॉर जब एंड होता है उसके बाद ट्रीटी साइन होती है ना, कि लाइक ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो सब वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास साइन हुई थी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ट्रीटीज साइन होंगी। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी पे रहना चाहिए, ट्रीटीज पे रहना चाहिए। और सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने स्टोरी डाल के रखी है, काफ़ी मज़ा आएगा। साथ ही साथ इससे आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर स्टोरी नहीं बताऊंगा ना तो आपको डॉट्स में कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, आपको ना चीज़ें याद नहीं रहेंगी। आप बोलोगे भाई फर्स्ट मराठा में ये वाली ट्रीटी हुई थी, इसमें ये वाली ट्रीटी हुई, आप याद ही नहीं कर पाओगे। वो एक नया हेक्टिक शेड्यूल टाइप दे दूंगा। लेकिन जो स्टोरी बताऊंगा उससे तो आपका एक तो दूसरा इंटरेस्ट बना रहेगा,
और पहला चीज़ ये होगा कि आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ प्लासी में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब भी बताऊंगा। चलिए चालू करते हैं। तो देखो, जो ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश ने इंडिया का कॉन्क्वेस्ट दो तरीके से किया, एक तो वॉर से और दूसरा डिप्लोमेसी से, जिसमें ब्रिटिश से माहिर कोई नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश आर द बेस्ट इन डिप्लोमेसी, ठीक है। उन्होंने ट्राई किया कि कम से कम वॉर लड़े जाएं, जितने कम से कम वॉर लड़े जाएं उतना अच्छा है, और अगर हाथ मिला के काम चलता है तो हाथ मिला लिया जाए, तो उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। जैसे फॉर एग्जांपल सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, यहाँ पर ब्लड का यूज़ नहीं किया गया। लेकिन जहाँ पर भी वॉर हुए, एक तो पहली बात, जैसे ही वॉर होते ना, तो जो कंपनी रहती, जो कंपनी के हेड रहते हैं, वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो यार, पैसा खराब हो रहा है, जो हमारा प्रॉफिट था आप तो वॉर में लगा दे रहे हो। तो इन सब से कंपनी खुश नहीं होती थी, मतलब कंपनी के हेड्स खुश नहीं होते थे। इसलिए वॉर को ज़्यादा ट्राई किया गया, अवॉइड किया जाए, और यह वॉर तब छेड़ा जाए जब जो ताकत है, मतलब जो इंडियन पावर है वो कमज़ोर है, या फिर कोई और सिचुएशन बन रही हो, इंटरनल डिफरेंस बन रहे हो, तब इंटरफेरेंस की जाए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम फोकस डिप्लोमेसी में रखा है इन लोगों ने। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जो पावर आती है हमारे सामने, वो आती है बंगाल, ठीक है। बंगाल का मैप मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, बट फिर भी बता देता हूँ बंगाल में क्या क्या है। बंगाल में है बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, प्लस जो प्रेजेंट का बंगाल है। ये चार रीजन बंगाल में आया करते थे, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल्स, दिस वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल्स। और ब्रिटिश की यहाँ पर काफ़ी फैक्ट्री थी, लाइक कासिम बाज़ार में थी, पटना में थी, ढाका में थी, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस थी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1690s में यहाँ पर युद्ध भी हुआ था ब्रिटिश और मुगल्स के बीच में, जिसमें मुगल जीत गए थे। याद आ रहा है ना सब कुछ, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था भाई, अभी मत बोलना याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि जो बंगाल था दैट वाज द रिचेस्ट प्रोविंस, एंड देयर मस्ट बी अ रीज़न फॉर इट, ओके, देयर मस्ट बी अ रीज़न फॉर इट। और उसका रीज़न ये था कि जो बंगाल था वो एक्चुअली प्रोटेक्टेड था फ्रॉम द इन्वेडर्स। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो अवध के राजा साहब थे, बुरहान उल मुल्क, उन्होंने तो सुसाइड कर लिया था बिकॉज वो नादिर शाह के इन्वेजन से डर रहे थे। बिकॉज दिल्ली से काफ़ी पास था, दिल्ली से काफ़ी पास था अवध। जब पास था तो सिंपल सी बात है कि भाई वहाँ पर भी इन्वेजन के चांसेस थे। बट ये जो प्रॉब्लम थी इन्वेजन की, वो यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। ना ही यहाँ पर जाट्स आने वाले थे, ना ही नादिर शाह साहब आने वाले थे। बिकॉज इंडिया के इतना अंदर जाना और फिर वापस जाना, दैट वुड क्रिएटेड अ बर्डन और नादिर शाह, तो उसने ऐसा नहीं किया, ना ही हमारे अब्दाली साहब ने किया, ठीक है। तो इस तरीके से, जब सिंपल सी बात है, जब कोई अटैक नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है और बाकी जगह प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ही प्रोग्रेस करोगे। मतलब आप थे अंधों में काने राजा, मतलब आपको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था, ठीक है। आप काफ़ी पीछे थे जिसकी वजह से आप बचते गए, ठीक है। और दूसरा ये था कि ये जो हमारे मुगल्स थे, उनके पास पोर्ट भी अवेलेबल थे, ठीक है ना। कोलकाता पोर्ट और ये सब पोर्ट अवेलेबल था, जिसकी वजह से ट्रेड भी काफ़ी अच्छा हो पा रहा था और ये लोग अच्छे प्रोग्रेस कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि बंगाल में ब्रिटिश इंडिया अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती थी। मैंने बताया क्यों, बिकॉज दैट वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस, और बहुत भी बकवास की चीज़ें थी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द रीज़न इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स। बट प्रॉब्लम ये थी कि इनको प्रिविलेज भी मिल गए थे मुगल एम्पर फारूक शियार से, नाम है याद है ना, फारूक शियार, याद आया, 1717 फरमान मिला था, जिस विच इज़ कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। याद आ रहा है कुछ? ठीक है चलो, याद आ रहा है, आई थिंक याद आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो नहीं आ रहा तो फिर याद करो भाई, तो पिटना पड़ेगा फिर, इतना बताया मैंने, ठीक है। तो उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे। बट जितने भी बंगाल के रूलर्स थे, लाइक वो अलीवर्दी खान साहब हो या मुर्शिद कुली खान हो, ये लोग अलाउ नहीं किया करते थे। वो इसलिए अलाउ नहीं करते थे कि इससे जो लोकल एक्सचेकर है उसको लॉस होता था। ऊपर तो मुगल एम्पायर ने 3,000 रुपये ले लिए, ठीक है, 3,000 रुपये ले लिए और बोलिए भाई बंगाल में फ्री में ट्रेड करो। मतलब अब बंगाल वाले बोलेंगे कि भाई हमने सब फ्री में लगा के रखा, क्या आपने लिए तो क्या, अब हमें शेयर थोड़ी नहीं कर रहे हो, हमें भी कुछ शेयर चाहिए, तो हम भैया फ्री में तो अलाउ नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो अलीवर्दी खान साहब हैं, वो सरफराज खान को मारते हैं, ठीक है, और उसके बाद राजा बन जाते हैं। उसके बाद उनका बेटा आता है सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला नवाब बनता है, ही वॉज अ न्यू नवाब। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि उस टाइम पे प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ती जा रही थी। जब सिराजुद्दौला साहब जो राजा बने, नवाब बने, उस टाइम पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंटरनल रिबल्स थे, मतलब जो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं कर रहे थे, जैसे कि शौकत जंग थे, गाहिस्ती बेगम थी, मीर जाफ़र थे, ये उनके आर्मी कमांडर थे, ये कोई भी इनको पसंद नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आर एन हैंड पॉलिसी का यूज़ किया, जैसे बालबन की पॉलिसी थी, ठीक है, आर एन हैंड पॉलिसी यूज़ की, बालबन की पॉलिसी, मतलब जो मेरे साथ नहीं है
उसको ऊपर जाना पड़ेगा, अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। और सिंपली वो मारते गए, ठीक है। और अल्टीमेटली उन्होंने इंटरनल रिबल्स को कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक्सटर्नल फ्रंट पे कंपनी की पोजीशन लगातार बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। कैसे? वो जो दस्तक थे, मैंने आपको दस्तक के बारे में बताया था, एक तरीके का स्टैंप था, जो कि फारूशियार ने बोला था कि भाई आपका माल पहचानने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या करते थे जो प्राइवेट, देखो कंपनी को बोला गया था कि जितना भी कंपनी का प्रोडक्ट है उस पर आप लोग क्या करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोडक्ट में जैसे मान लो एक 10 बोरी गेहूँ है, अब उसमें क्या करो, आप स्टैंप मान लो, हम समझ जाएंगे कि ये आपका प्रोडक्ट है, उसमें हम टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन क्या कर रहे थे जो हमारे कंपनी के ट्रेडर्स थे, मतलब जैसे क्लाइव जैसे लोग हो गए, और जो छोटे बहुत जैसे चेला चपाटी लोग थे, ठीक है, उन लोग ने क्या करना चालू किया, उन लोगों ने बोला कि भाई कोई देख तो नहीं रहा है, अपने थैले में मार लेते हैं प्रिंट, ठीक है, और बोलेंगे कंपनी का, और निकलवा देंगे बाहर, और टैक्स भी नहीं लगेगा और बाहर फ़ायदा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग दस्तक को मिसयूज़ कर रहे थे। साथ ही साथ दूसरी बात ये हुई कि जो राज भल्ला जी थे, ठीक है, ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये कुछ पैसा लेके भाग गए थे और ब्रिटिश इंडिया ने इनको असाइलम दे दिया था। अब बताओ ये गलत बात नहीं है क्या? जब जो दलाई लामा साहब थे वो चाइना से भाग के आए, ठीक है, चाइना से भाग के आए, हमने उनको दैट मीन्स असाइलम दे दिया। चाइना ने बोला कि भाई हमारे इंटरनल अफेयर्स में आप घुस रहे हो, फाइनल उन्होंने अटैक कर दिया, मतलब हमारी धज्जियाँ उड़ गई। इन द सेम वे यही यहाँ पर हुआ, राज बल्लभ को आपने असाइलम दे दिया। कैसे दे दिया? ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि देखो उसी टाइम पे क्या था कि जो ब्रिटिश ने ना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो मोनोपली थी ट्रेड में बचाए रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ब्राइब दिया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइब, अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 मतलब 1 लाख के आसपास, मतलब बड़ा ब्राइब दिया था। आई डोंट रिमेंबर द फिगर, और आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हर फिगर याद मत रख लेना। तो कुछ बड़ा ब्राइब दिया था। आप सोचो कि वो राजा साहब बोल रहे हैं कि भैया आप जो मिसयूज दस्तक है उसको रोको, राज भल्ला को वापस करो जो कि इनको पैसे खिला रहा है, तो अब कैसे वो मना कर सकते थे? भैया हम ऑलरेडी ऊपर पे कर चुके हैं, यहाँ पर आप हमें कुछ ब्राइबरी करने नहीं दे रहे हो, यहाँ पे कुछ खाने नहीं दे रहे हो, तो हमारा घर कैसे चलेगा? और ऊपर से वो तो छोड़ो, ऊपर से आपने बिना मेरी परमिशन के जो उनका कैलकाता फोर्ट था, कैलकाटा वाला जो दैट मीन्स कैलकाता वाली जो प्लेस थी जहाँ उनका हेडक्वार्टर था, उसको आपने फोर्टिफाई कर लिया। आपको याद है ना कि जो लड़ाई हुई थी ये वाली, जो मैं आपको बता रहा था औरंगजेब वाली 1690s के आसपास, वो इसी बात पे हुई थी कि वो लोग चाहते थे कि कलकत्ता को फोर्टिफाई करने दिया जाए, मतलब जिनकी सेटलमेंट थी उसको फोर्टिफाइड करना दिया जाए, तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बिना पूछे किन से, मतलब किन से पूछा उछा नहीं, सीधे फोर्टिफाई कर दिया। अब आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, वो बहुत बड़ी बात है। बात बड़ी ये है कि मान लो आपका घर है, ठीक है, आपने किराए से दिया है और सामने वाले की आपसे लड़ाई हो गई है, कुछ जम नहीं रही है, उसने रातों रात दीवार खड़ी कर दी। अब बताओ आपके घर में कोई दीवार खड़ी करके आपको पसंद आएगा? सेम यहाँ पर इनके साथ हुआ। अब जब बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब दैट वाज अ कॉज, इमीडिएट कॉज, अब नवाब साहब हो गए गुस्सा भाई, ठीक है। तो नवाब साहब गए कासिम बाजार की फैक्ट्री में, उनकी कासिम बाजार की फैक्ट्री थी, और वहाँ पर अटैक कर दिया और ब्रिटिश को लाजूते मार के निकाल दिया। अब जो नवाब साहब थे बड़े खुश हो गए, यार यार वाह, हमने तो ब्रिटिश को निकाल दिया, कोई निकाल नहीं पाया, तो बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए और जाके पार्टी करने लगे भाई, अपनी जो सब पीते पाते थे वो सब पार्टी वार्टी कर दी। और इसी टाइम पे ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई थी। देखो ब्लैक होल ट्रेजिडी क्या है कि कुछ ब्रिटिश जितने भी बंदे थे, ऑफिशियल्स थे, उनको क्या किया गया, एक छोटे से कमरे में रख दिया गया। अब वहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, जगह नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, तो जिसकी वजह से वो लोग का दम घुटने से वो लोग मर गए। तो इसे कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजिडी। और ब्रिटिश ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि आपके राजा लोग ऐसे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि आप लोग स्लेव्स को कैसे लेके जाते थे। आई थिंक देयर अ मूवी मेरिटैट और समथिंग 2012 में आई थी, उसमें स्लेव्स की रियल कंडीशन बताई गई थी, मतलब किस तरीके से स्लेव्स को ट्रांसफ़र किया जाता था। मतलब आपको बता दूँ, जैसे मान लो ये शिप है, ठीक है, अब शिप में मान लो इतनी जगह है, लेकिन स्लेव्स हमने खरीद लिए 100, तो यहाँ पर से 10 स्लेव बिछाएं, अब इनके ऊपर 10 स्लेव, फिर उनके ऊपर 10 स्लेव, इस तरीके से ले जाते थे। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी नहीं थी। चलो मैं किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट आप भी ऐसा करते थे, बस ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये जो ब्रिटिश थे, अब ये लोग तो भाग गए, लेकिन ये कुछ जो मतलब कोई कैलकाटा के पास कोई आइलैंड था, मतलब वहाँ पर वेट करने लगे, ठीक है। और वहाँ वेट क्यों कर रहे थे? बिकॉज मद्रास इनकी सेना आएगी क्लाइव की मदद के लिए, और फाइनली क्लाइव को मदद मिली, ठीक है, क्लाइव की सेना आ गई। अब उसी बीच में क्या हुआ था कि इन्होंने ना कुछ सीक्रेट अलायंसेस कर लिए थे जाफ़र साहब के साथ, मेरे जाफ़र साहब के पास। बोला कि भाई आप क्या करो कि जो आपके राजा साहब हैं उनकी मदद मत करना, बिकॉज आप आर्मी कमांडर हो, आप आर्मी को बोलना कि मूवी ना करे, ठीक है, वहीं पर हो जाए। ये हमारे नवाब साहब को नहीं पता था। अब उनको लगा कि ठीक है भाई वापस आ गए क्लाइव से, कोई बात नहीं, लड़के आएंगे, हमारे पास बड़ी आर्मी है, जीत जाएंगे, शायद तक जीत भी जाते।
ठीक है। तो अब गए नवाब साहब लड़ने क्लाइव साहब के साथ, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आर्मी मूव ही नहीं की और अल्टीमेटली नवाब साहब हार गए। ठीक है, इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी किसने जीता? अंग्रेजों ने जीत लिया। अब जैसे ही ये बैटल ख़त्म हुआ तो उसकी कुछ सिग्निफिकेंस है इस बैटल की। ठीक है, सिग्निफिकेंस ये है कि लोगों ने, मतलब इंडिया में ब्रिटिश का जो सिक्का था डिप्लोमेसी का, उसको मान लिया गया कि हाँ भाई ब्रिटिश के पास बड़ा दिमाग है, उन्होंने बंगाल जैसे बड़े राज्य को हराया, तो बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन डाल दी गई। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन आ गई कि ब्रिटिश एम्पायर नाउ बिकमिंग द किंग मेकर इन द राज्य ऑफ मतलब स्टेट ऑफ बंगाल। ठीक है, साथ ही साथ ब्रिटिश एम्पायर को बहुत सारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिला, बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब याद रखने की जरूरत नहीं कि भाई इसने मिर्जा जाफर सत्ता में आए, उन्होंने 2.5 लाख करोड़ दिए, ये सब कुछ याद नहीं रखना भाई, कितना लैंड दिया कितना दिया, यूपीएससी नहीं पूछेगा, इतना याद रखो कि बहुत सारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिला। और इसी रिसोर्सेज की वजह से जो ब्रिटिश इंडिया ने बाकी पावर्स को कॉन्कर किया, मतलब अगर कुछ भी इनको लॉस होता, मतलब आप देखो इन्होंने हमारे रिसोर्स यूज़ करना चालू कर दिया। पहले शुरू शुरू में क्या होता था कि लोग बाहर से रिसोर्स लाते थे और हमको हराते थे, मतलब जब बंगाल को हरा रहे थे तो उनका खुद का जेब का पैसा लग रहा था। अब इन्हें मिल गया बंगाल के रिसोर्स, तो अब इन्होंने बंगाल के रिसोर्स की मदद से ही सबसे पहले तो फ्रांस को हराया थर्ड कर्नाटिक वॉर में। ठीक है, जो 1757 के बाद हुआ था। इसके बाद हैदराबाद को हराया, हैदराबाद के बाद अवध को हराया, सबको मतलब इन्होंने हमारे रिसोर्स से हराया, मतलब हमारे पैसों से हम ही को हरा रहे थे। तो ये इनका मेन फंडा था जिसकी वजह से ये लोग इस्टेब्लिश कर गए इंडिया में। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि मीर जाफ़र साहब राजा बन जाते हैं, लेकिन मीर जाफ़र साहब के ऊपर इतना सारा टैक्स लगा दिया जाता है कि वो लोगों से कलेक्ट करते हैं, विद्रोह होना चालू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में लड़ते हैं। और ब्रिटिश इंडिया ने बोला था कि भाई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, मतलब आपसे हमें हमारा पैसा दे दो, हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग इंटरफेरेंस भी बहुत करते थे, उससे फ्रस्ट्रेट हो गए। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्स्पायरेसी रची डच के साथ, कॉन्स्पायरेसी रची डच के साथ कि भाई आप कुछ भी करो, ब्रिटिश को हरा दो, मतलब हटा दो, और भले आपको रहने दो रह लो, लेकिन आप उनकी तरह मत करना, बट की तरह हटा दो इनको। ठीक है, बहुत इरिटेट हो गए थे मिर्जा जाफर साहब। तो उसी टाइम पे होता है बैटल ऑफ बिदारा, मैंने बताया था ना बैटल ऑफ बिदारा, तो यहीं पर होता है बैटल ऑफ बिदारा जिसको मिर्जा जाफर साहब सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज वो खुद चाहते थे ऐसा हो। ठीक है, और साथ ही साथ अब जब बैटल ऑफ बिदारा से तो बड़े गुस्सा हो गए थे, मिर्जा जाफर ने जब सपोर्ट कर दिया तो गुस्सा हो गए थे, बट फिर भी उन्होंने हटाया नहीं था, उन्होंने बोला पैसे तो आ रहे हैं यार, वैसे भी क्या कर लेगा मिर्जा जाफर। लेकिन ब्रिटिश को प्रॉब्लम तब हुई, तब ये जो हमारे मिर्जा जाफर साहब हैं उन्होंने पेमेंट करना ही बंद कर दी, बोला कि नहीं भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो ब्रिटिश गुस्सा हो गए, तो ब्रिटिश जब गुस्सा हो गए तो उन्होंने उसी के दामाद को उठा लिया, मीर कासिम को। उस टाइम पे वो मिलिट्री को लीड कर रहे थे, तो मीर कासिम को उठा लिया, और मीर कासिम ने बोला कि ठीक है यार, ये हम दे देंगे जितना भी पैसा है, ठीक है, डिसपॉपुलर हो, नॉन पॉपुलर हो, पॉपुलर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी विल पे यू, डोंट वरी। और ही बिकेम द किंग। लेकिन ही वॉज वन ऑफ द एबलेस्ट रूलर, ठीक है, लाइक अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, और वो ब्रिटिश के पपेट नहीं बनना चाहते, सिंपल सी बात है, कोई भी एबल रूलर ब्रिटिश का पपेट नहीं बनना चाहेगा। और उन्होंने जितना भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज था वो सब दे दिया था। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना, जब ये मीर कासिम साहब बने थे तो एक जो ट्रीटी साइन हुई थी, जब मीर कासिम बने थे ना राजा, तो उस टाइम पे ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें ये बोला गया था कि कंपनी का जो दुश्मन होगा वो नवाब का भी दुश्मन होगा, और जो कंपनी का दोस्त होगा वो नवाब का भी दोस्त होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो नवाब बनते हैं तो हमारे जो मीर कासिम साहब है वो रंग दिखा देते हैं अपने, ब्रिटिश के हिसाब से, हमारे हिसाब तो अच्छा करते थे कि वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना चालू कर देते हैं। अब कहीं जाके इनके पास दिमाग आया, जो टीपू उस टाइम पे करना चाहता था, मतलब जो बाद में कर रहे थे टीपू साहब, वो मीर कासिम का साहब ने पहले ही करना चालू कर दिया था, बिकॉज टीपू तो 1799 में गए थे ना, तो उस टाइम पे पहले ही से हमारे मीर कासिम साहब ने सब चालू कर दिया था कि भाई अगर इनको हराना है तो इनकी आर्मी का यूज़ नहीं करना है, इनकी तरह अपनी खुद की आर्मी बनानी है। तो वो उन्होंने चालू कर दिया था, रीमॉडलिंग ऑफ आर्मी। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेसी थी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको भी ठीक ठाक करना चालू कर दिया था। और साथ ही साथ अपना जो कैपिटल था उसको मुर्शिदाबाद में ला दिया था। ठीक है, सॉरी, नॉट नॉट मुर्शिदाबाद में ला दिया था, मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके बिहार में ले आए थे कि ब्रिटिश से थोड़ी मतलब दूरी बनाई जाती। देखो ब्रिटिश थे कैलकाटा में, अब मुर्शिदाबाद में कैलकाटा में था, तो बहुत आराम से ब्रिटिश का कंट्रोल रहता था। अब यहाँ बिहार में जाओगे तो ब्रिटिश इतनी जल्दी आएंगे नहीं, तो ये थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा था। ठीक है, देखो होता क्या है, अब मीर कासिम साहब भी ये सब करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब टाइम बहुत जा चुका रहता है, मतलब जो ब्रिटिश की थी वो होल्ड ऑलरेडी बन चुकी थी। अब उसके बाद बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर होते हैं। कौन कौन सी इवेंट होती है? सबसे पहले होता है कि राम नारायण साहब का, जैसे वहाँ पर राज भल्ला था तो यहाँ पर राम नारायण साहब थे। ठीक है, ये कौन थे? ये डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार थे। अब इनको जिम्मेदारी मिली थी रेवेन्यू को मेंटेन करने की ब्रिटिश के लिए। ठीक है, तो हमारे नवाब साहब बार बार बोल रहे थे कि भाई रेवेन्यू लेके आओ, मैं राजा हूँ, मुझे दिखाओ क्या चल रहा है। लेकिन राम नारायण साहब मना कर रहे थे, बोले थे नहीं भाई मैं तो ब्रिटिश की तरह अपॉइंट, मैं आपकी बात क्यों मानूँ।
लेकिन वो बोल रहा था मैं नवाब हूँ, बट फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई। साथ ही साथ जो कंपनी के दस्तक थे ना, उसका मिसयूज बढ़ते ही जा रहा था, मतलब कमी नहीं हो रहा था। साथ ही साथ अब जब देखो कंपनी का दस्तक मतलब आप समझो कि अगर कोई प्राइवेट ट्रेड करना चाहे तो उसको तो टैक्स देना चाहिए ना। अब लेकिन मिसयूज ऑफ दस्तक यही था कि कंपनी का जो दस्तक का मिसयूज कर रहे थे उसके ऑफिसर, तो यहाँ पर हमारे जो राजा साहब हैं उनको रेवेन्यू भी कम मिल रहा था। और जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो काफ़ी लॉस में थे, मतलब बार बार देखो अब जितने भी पैसे थे, अब देखो अब सिंपल सी बात है, आर्मी मॉडर्नाइज कर रहे थे हमारे मीर कासिम साहब, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। अब ब्रिटिश से तो मिल नहीं रहे थे, तो यही इंडियन मर्चेंट लोग किसी तरीके से इनको पैसे दे रहे थे, कहीं से इंतजाम हो रहा था पैसे का। तो क्या प्रॉब्लम थी कि जब इंडियन मर्चेंट साहब बोलेंगे देखो भैया अब वो तो बिना टैक्स के उनका माल जा रहा है, हमारा टैक्स के साथ जा रहा है, तो हमें कैसे फ़ायदा मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी। साथ ही साथ जितने भी आर्टिशंस थे, मतलब देखो अब इंडियन मर्चेंट्स का कैसे चलेंगे, जब कोई प्रोडक्शन करेगा तभी तो ये लोग बाहर बेच के आएंगे ना। तो आर्टिशन के ऊपर भी अब कोर्सिव मेथड यूज़ कर रहे थे, मतलब उनको तो ज़बरदस्ती मार पीट के उनसे उनका सामान लिया जा रहा था, इस टाइप की कंडीशन थी। मतलब आप इनको टैक्स से मार रहे थे और इनको हाथ से मार रहे थे। मतलब एक तरीके से राजा साहब को टैक्स नहीं मिल रहा था, ना ही इनसे मिल रहा था क्योंकि इनका धंधा भी खराब हो रहा था, तो राजा साहब का टैक्स कम हो रहा था, ऊपर से आर्मी के लिए पैसा नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ ये लोग मिसयूज़ कर रहे थे दस्तक का, तो यहाँ पर भी टैक्स नहीं आ रहा था। मतलब एक तरीके से पूरी कह सकते हो कि क्योस बन गया था। तो नवाब साहब ने डिसाइड किया, मीर कासिम साहब ने डिसाइड किया, चलो क्या करते हैं कि अपन ये दस्तक को ही ख़त्म कर देते हैं। मतलब बोल देते हैं कि पूरे बंगाल में हर कोई फ्री में ट्रेड करेगा। हाँ अब हो गई भाई बात सही। तो दस्तक को हटा दिया हमारे नवाब साहब ने। अब ये इसको देख के कंपनी गुस्सा हो गई, बिकॉज कंपनी को फ़ायदा हो रहा था। अब सिंपल सी बात है कि मान लो दो लोग हैं, ए और बी। अब मान लो ये इसने भी 100 रुपये का माल बनाया, इसने भी 100 रुपये का माल बनाया, लेकिन बाहर ये माल बिकता है 150 रुपये का। अब ए को मिल रहा था टैक्स में रिबेट, मतलब बोल रहे थे कि भाई आज सिर्फ 20 रुपये टैक्स भरना, 50 रुपये टैक्स नहीं भरना, और इसको बोल रहे थे आप पूरे 50 रुपये भरना, तो इसको तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो अब सिंपल सी बात है, उसने बोला कि भाई आपको भी टैक्स नहीं भरना, आपको भी टैक्स नहीं भरना। अब दोनों का माल 150 में पहुंचेगा, अब बेच लो। अब दोनों इक्वल फिटिंग में आ गए। अब यहाँ पर अंग्रेजों की जल गई। जब अंग्रेजों की जल गई तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। मीर कासिम और अंग्रेज लोग लड़ गए, अवध में लड़े, 3 बैटल्स हुए, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। नॉट इन अवध, एक्चुअली बंगाल में ही लड़े, 3 बैटल्स हुए, लेकिन जो हमारे कासिम साहब थे वो हार गए। ठीक है, हार गए तो भाग के अवध चले गए। अब एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। अवध की भी अंग्रेजों से कुछ खास पट नहीं रही थी। जब अवध की नहीं पट रही, शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर थे उनकी नहीं पट रही, साथ ही साथ बंगाल के जो राजा भाग के आए मीर कासिम साहब उनकी नहीं पट रही, या कॉन्फेडरेसी बना लेते हैं, मिलके हराएंगे ब्रिटिश को। ठीक है चलो भाई हरा देते हैं। अब बना तो लिया, लेकिन आर्मी के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। ब्रिटिश के पास बड़ी पावरफुल आर्मी थी, अल्टीमेटली जीत गए वो लोग। जब वो लोग जीत गए तो ये दैट वाज अ मिलिट्री पावर ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ने अपनी दैट मीन्स मिलिट्री का प्रदर्शन किया। नहीं भाई, वहाँ पर मिलिट्री का प्रदर्शन नहीं हुआ था, वहाँ पर तो उनकी डिप्लोमेसी का प्रदर्शन हुआ था। उन्होंने कैसे मतलब सबको खरीद के रखा था जिससे कि कुछ लड़ाई ही नहीं लड़नी पड़ी। वो जो लड़ाई हुई थी ना के बराबर लड़ाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मिलिट्री पावर दिखाई। यहाँ पर कोई बिका नहीं था, बट यहाँ पर तीनों ने अपनी आर्मी लड़ाई, बट फिर भी हार गए तीनों। तो ये थी मिलिट्री पावर। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी प्रूव हो गया कि अब मुगल एम्परर हार गया है, या मुगल एम्परर हारा है, तो अब सुप्रीमेसी किसकी है होल ऑफ द कंट्री में, हमारे ब्रिटिश की। अब मतलब मात्र एक बंदा बचा है जिसको हराना है, वो है मराठास। वो लोग मैसूर को भूल गए थे, टीपू उनकी औकात दिलवा देगा, डोंट वरी, आगे पढ़ेंगे। और फाइनली अब इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल गया बंगाल में। अब ड्यूटी फ्री ट्रेड मतलब कुछ ड्यूटी नहीं देनी, फ्री में ट्रेडिंग करो, बंगाल का जितना घाटा हो रहा है होने दो, लोग मर रहे हैं मरने दो। अब जब ये सब मैंने बताया, जब भी बैटल होगा तो उसके कुछ कॉजेज होंगे जो कि आपको याद रखने हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल ट्रेजिडी, और उसकी कुछ क्रोनोलॉजी है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। बट आखिरी में एक और चीज़ होगी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी। वो ट्रीट लिख दिया यार, ये तो ब्रिटिश के हिसाब से ट्रीट थी, हमारे हिसाब से तो ट्रीटी थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 3 बंदे थे, आपको पता है, मीर कासिम साहब थे, सिराजुद्दौला साहब थे, ठीक है, और साथ ही साथ शाह आलम टू थे जो कि मुगल एम्परर थे। ठीक है, अब देखो मीर कासिम के पास कुछ खोने को था नहीं, मतलब आप तो वैसे ही अपने राज्य से भगा चुके थे, अब आप हमें दोगे भी क्या, कुछ नहीं दे सकते ना, दोबारा हम आपको राजा बनाएंगे नहीं, इसलिए वो पहले से भग गए थे, उनको पता था यही होने वाला है। और फिर वो पता नहीं कहाँ कुछ पता चला, कुछ सालों बाद मर गए। मतलब उनका हिस्ट्री में फिर कोई नाम नहीं था, यहाँ से भग गए तो कुछ खास पता नहीं था उनके बारे में। लेकिन जो शुजाउद्दौला थे अवध के राजा, या ज़्यादा मतलब कॉन्फेडरेसी बनाना है, लड़ना है तो ठीक है चलो लड़ो फिर। तो आप क्या करो कि इलाहाबाद और कारा है, उनको बोला शुजाउद्दौला को अंग्रेजों ने कि भैया आप जो इलाहाबाद और कारा लेके रखे हो ना, वो आप मुगल एम्परर को दे दो। ठीक है, और साथ ही साथ हमें 50 लाख रुपए की वॉर इंडिमिनिटी दो, मतलब ये कि जो हमारी आर्मी का लॉस हुआ वो भरो आप।
मतलब आपने वॉर लड़ा था ना, 50 लाख रुपए दो हमारे जो खर्चा हुआ है। यार बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई आज तो, कोई नहीं, होता है कभी कभी यार, सबसे होता है। तो इलाहाबाद और कारा दिलवा दी उन्होंने मुगल एम्पायर को, और 50 लाख रुपए भैया ब्रिटिश इंडिया को देना कि जो हमारा आर्मी में खर्चा हुआ, बिकॉज लड़े हैं भाई, खर्चा तो होगा। अब आप सोचोगे भाई मुगल एम्पायर को क्यों दिलवा दिया इलाहाबाद और कारा? मुगल एम्पायर को बोला कि भैया आप हमारी प्रोटेक्शन में आ गए हो, आप इलाहाबाद और कारा जो आपको दिलवाया है ना, आप वहाँ पर रहो मज़े से हमारी निगरानी के अंदर, ठीक है। और क्या करो, एक काम करो, जो बंगाल की दीवानी है वो हमें पकड़ा दो, मतलब अब जो बंगाल के रेवेन्यू ऑफिसर है वो हम रहेंगे, और साथ ही साथ आप हमें निजामत भी दो। निजामत मतलब ये कि आप हमें बंगाल रन करने का मौका दो। ब्रिटिश इंडिया ने बोला कि एक बार हमें बंगाल रन करने का मौका दीजिए, प्राउड फील करेंगे। तो मुगल एम्पायर शाह आलम ने बोला ठीक है भाई, प्राउड फील कर लो, दे देते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई जब बंगाल रन करेंगे तो कुछ पेमेंट लेंगे ना। उन्होंने बोला कि 53 लाख दो, और हर साल का निजामत का चाहिए हमें। मतलब क्या नौटंकी है यार, मतलब कनपट्टी में गन हमारी है, तब कुछ हम ही से मांग रहे हो, निजामत भी मांग ली, पैसे भी मांग लिया, और ऊपर से हमें इलाहाबाद और कारा में बंद करके रख दिया, जेल में रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। और फाइनली क्लाइव जो थे, क्लाइव साहब ने एनेक्स, जो अवध था उसको एनेक्स नहीं किया, उन्होंने इसको बफर स्टेट बनाया, ठीक है। देखो क्या था, देखो मान लीजिए बंगाल है, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि यहाँ से इन्वेजन थे, मराठास थे, मायसौर था, जाट्स थे, और भी एक्सटर्नल इन्वेजन लगे, अब्दाली अब्दाली लोग आ रहे थे। तो बीच में इसको अवध को खड़ा रखा था कि पहले ये लोग अवध से लड़ेंगे, जब यहाँ पर की पावर ख़त्म हो जाएगी तो मैं आके इन लोग को हरा लूँगा, पूरी क्रेडिट ले लूँगा कि भाई मैंने हरा दिया है। इसलिए बफर स्टेट बना के रखा गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंडिया ने रशिया के बीच में किसको बनाया था, तिब्बत को बनाया था, अफगानिस्तान को बनाया था, ये सब बफर स्टेट थे। ये पॉलिसी है एक्चुअली, रिंग फेंस पॉलिसी है, क्योंकि मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी समझ में नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बट इतना यार को बफर स्टेट बनाइए था अवध को, ठीक है। अब जैसे ये बफर स्टेट बना, ये सब काम हो गया, तो एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि इनको दीवानी भी मिल गई और इनको मिल गई निजामत भी। लेकिन ये लोग कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन पता रन नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि भैया ऑफिशियल टर्म पे राजा आप ही बने रहो, ऑफिशियल टर्म पे यू विल बी द किंग, लेकिन जो रूल करेंगे वो हम करेंगे। सैयद ब्रदर, सैयद ब्रदर ने क्या बोला था, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो राजा के पास पावर नहीं होनी चाहिए, पूरी पावर सैयद ब्रदर के पास होना। उन्होंने भी यही बोला कि भाई नवाब नाम के लिए रूलर रहेगा, और लोगों को देखेगा कि भाई रूलर यही है, सब आदेश यही दे रहा है, थप्पा इसका लग रहा है, साइन यही कर रहा है, मीटिंग्स में ये आ रहा है, लेकिन रियल में इसके पास पावर नहीं है। रियल में पावर है कंपनी के पास। इसी को बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, मतलब पावर रिसाइड्स विद टू, नवाब के साथ, नवाब साहब के साथ और कंपनी के साथ, ठीक है। नवाब साहब के पास हैड नो रियल पावर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन उनके नाम पे चलाया जाता था। और पीपल सोचते थे, लोग सोचते थे कि भाई नवाब इज़ द रियल पावर होल्डर और ही इज़ नॉट डूइंग गुड फॉर द पीपल। मतलब देखो, राजा साहब को बैठा दिया सामने, ठीक है, अब राजा साहब के नाम पे टैक्स वसूला जा रहा है। जो टैक्स कभी 50 रुपये होता था वो बिल्कुल दोगुना हो गया है, वो 500 हो गया है, 400 हो गया है, 5000 हो गया है। और सबको लग रहा है कि राजा साहब हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा राजा साहब के खिलाफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, रियल में पावर तो निजामत की किसके पास है, ब्रिटिश के पास है, ठीक है, जो कि जिन्होंने अपने डिप्टी सूबेदार को बनाया, दीवानी के लिए डिप्टी दीवान को बनाया। अब आप सोचोगे उन्होंने खुद कलेक्ट क्यों नहीं किया, भैया उसके बहुत सारे रीज़न थे। रीज़न ये था कि उनसे वो लैंग्वेज नहीं आती थी, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती थी, वो लोग समझते नहीं थे इंडिया कैसे काम करता है। और ऊपर से आप सोचो, अगर वो खुद के बंदे बैठाएंगे तो उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, साथ ही साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, तो बिजनेस में भी लॉस होगा। और आप ये सोचो कि जब आपका काम इससे हो रहा है, मतलब जब डेप्यूटी दीवान और डेप्यूटी जो सूबेदार हैं उससे काम हो रहा था, भाई मैं क्यों इंटरफियर करूँ? मैंने जितना डिमांड किया, मैंने 50 लाख की डिमांड की, मुझे 50 लाख मिल रहा है, अब क्या नौटंकी करना है यार? मतलब क्यों भाई, मतलब को दोबारा एक्सपेंडिचर बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, अपने बिजनेस से ध्यान हटाना, ये सब नहीं करना है। ऊपर से साथ साथ ये होता कि अगर ये लोग क्लाइंट साहब खुद ही नवाब बन जाते, बोलते कि नहीं छोड़ छोड़ो, मैं खुद नवाब बनूंगा, तो अब मराठा को दिखता ना कि भाई वहाँ पर नया राजा का राइज हो रहा है। जब किसी नए का राइज होगा तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर, पावर को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है। मराठा अटैक कर देते इधर, तो सिंपल सी बात है, आप फंस जाते। इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये डुअल गवर्नमेंट अच्छी है, नवाब लोगों को दिखेगा कि वही है नवाब, लेकिन रियल में पावर हमारी होगी और गालियाँ नवाब को पड़ेंगी, सब पैसा हमारी जेब में जाएगा, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज ये था कि भाई टोटल मतलब केओस आ गया हमारे सिस्टम में, एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर गया। बिकॉज देखो एग्रीकल्चर डिक्लाइन इसलिए कर गया बिकॉज अब जो टैक्स था वो ज़्यादा लिए जाने लगा, 500 की जगह 5000 लिए जाने लगा। तो पहले शुरू में लोग क्या करते थे, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते थे एग्रीकल्चर में, लेकिन अब वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर नहीं बढ़ेगा, स्टेगनेट हो जाएगा। अब
ट्रेडिंग और इंडस्ट्री तो भाई धज्जियाँ उड़ा दी थी। आर्टिसन का मैंने आपको बताया कि उनसे ज़बरदस्ती उनका माल लिया करते थे, और साथ ही साथ जो इंडियन मर्चेंट ऊपर टैक्स बहुत लगाने लगे तो ट्रेडिंग भी बंद हो गई। और लॉ एंड ऑर्डर तो भैया बकवास हो गया था। अब सोचो, सिंपल सी बात है, आर्मी को जब पैसा नहीं मिलेगा जो नवाब साहब की, तो लोग क्यों काम करेंगे? कोई फ्री में काम थोड़ी ना करेगा। तो ये थी हमारी पूरी डुअल गवर्नमेंट कि किस तरीके से हमारी धज्जियाँ उड़ाई गई। तो पूरा उसी का लेसन था कि किस तरीके से बिहार का, मतलब क्या बताया जाए, मतलब बंगाल बिहार की हालत ख़राब कर दी गई थी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। तो आज की इस वीडियो में हम रहने देते हैं इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में विथ मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, विथ मोर इंटरेस्टिंग वॉर्स। थैंक यू एवेना एंड हैव अ नाइस डे।